समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आवाज की समस्या और उपचार पर डॉक्टर अनु नितिन नागरकर से ली गई भेंटवार्ता। के जो वाणी विकार हैं या कह ले ध्वनि विकार, वॉइस डिसऑर्डर्स, ये क्या हो सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि 3 एस्पेक्ट्स हैं, तो पहले मैं आपको पिच के बारे में बात करती हूँ कि किस ऊंची आवाज है, बारीक आवाज है, मोटी आवाज है, उसके बारे में। तो अगर प्यूबर्टी के टाइम पे लड़कों की आवाज चेंज नहीं हुई और उनकी आवाज बारीक ही रह गई, तो उस विकार को हम प्यूबरफोनिया कहते हैं जी। मतलब प्यूबर्टी के टाइम पे आवाज का कोई लेडी है तो वो अपनी आवाज को चेंज ही नहीं करना पड़ता है, वो साइकोलॉजिकली इतना वो अपने आप को स्ट्रांग बना के रखता है कि नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे बदलना नहीं है, तो उसको प्यूबरफोनिया हो सकता है। कुछ लोगों में वैसे ही ये है कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है और वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए, और सिमिलर है तो इसलिए उसकी आवाज लड़कों जैसी है। तो इनमें ये है कि जब तक ये खुद ना चाहें, इनको काउंसिल करने के बाद जब तक इनको ये खुद नहीं लगता है कि हमें अपनी आवाज चेंज करने की जरूरत है, तो उनको थेरेपी देना बहुत कठिन हो जाता है। बिल्कुल जी जी। तो दूसरा जो है इंटेंसिटी के बारे में मैंने बोला, लाउडनेस के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि जैसे टीचर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, बात करते करते अचानक से आवाज चली जाती है जी जी, और आवाज चलेगी और वापस से नहीं आ रही है, तो उसको क्या करें जी? हिसिंग में जी जी। तो उसको ये है, उसको हम बोलते हैं एफोनिया जी। ए मीन्स नो, फोनिया मीन्स आवाज, मतलब जी, जी। आवाज नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये कंफर्म करना है कि इसके लिए कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है, इट्स प्योरली ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है तो उसको पहले उसका ऑर्गेनिसिटी खत्म करेंगे, फिर उसकी काउंसलिंग करेंगे। या जैसे मैंने बोला, बहुत लोग बहुत ऊंचा बोलते हैं तो उसके लिए भी करना पड़ेगा, जो नीचा बोलते हैं उनके लिए भी करना पड़ेगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको सुनाई कम देता है, हम अपनी आवाज को सुनते हैं जब हम बोलते हैं, इट्स वेरी ऑटोमेटिक, हमको कोशिश नहीं करनी पड़ती अलग से। लेकिन जिनको सुनाई में दोष है और वो हियरिंग एड नहीं लगाते हैं, तो वो अपनी आवाज को सुनने के लिए ऑटोमेटिकली उनकी आवाज जो है ऊंची हो जाती है। जैसे जब हम बैकग्राउंड नॉइस में काम करते हैं, पीछे एसी चल रहा है, या हम मार्केट में जा रहे हैं, वहां शादी का बैंड बज रहा है, तो एक दूसरे से बात करने के लिए हम अपनी वॉल्यूम को रेज करते हैं, तो उनका वो ऑटोमेटिकली रेज्ड है और वो वैसे ही रह जाता है। ठीक है, तो हमको वो सब चीजें देख के उसके हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, और पहले उनको हियरिंग एड लगाइए ताकि उनको सुनाई ठीक दे, फिर उनकी आवाज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। कुछ वर्ग है जो बोलने का काम ज्यादा करते हैं, जैसे शिक्षक हैं, चाहे फिर वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, गायक हैं, हम जैसे लोग हैं जो बोलते हैं लगातार, और राजनेता हैं जिन्हें भाषण देना है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तमाम चीजों का सामना करना है। तो उनके साथ किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और वो कैसे अपनी आवाज को बेहतर रख सकते हैं? जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स हैं जी, उनको अगर अपनी आवाज को अब्यूज या मिसयूज करते रहेंगे तो वो परमानेंटली खराब हो जाएगी। शुरू में क्या होता है, खराब होती है, दवाई लिया आपने, ठीक हो जाती है, फिर दवाई लिया, ठीक हो जाती है, लेकिन जब बार बार हो रही है, इसका मतलब है आपने उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना तो सीखा ही नहीं, इसीलिए बार बार हो रही है वो। तो उसमें क्या है, जो आवाज है, वॉइस बॉक्स हमारा जो है लैरिंक्स, उसमें वोकल कॉर्ड्स रहते हैं, वो 2 पत्तियों की तरह है, और ये पत्तियां आपस में मिलती हैं। जब आवाज आती है, ये आपस में मिलती हैं तो आवाज आती है। अगर आप बहुत ज्यादा बात करते हैं तो ये मिलने की बजाय बहुत रगड़ रही हैं आपस में। जी। जब ये रगड़ती हैं तो उनमें नोड्स बन जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम वोकल नोड्यूल्स बोलते हैं जी। तो अगर ये वोकल नोड्यूल्स अर्ली स्टेज में पकड़े जाते हैं तो हम उनको वॉइस टेस्ट का प्रोग्राम बताते हैं, वोकल हाइजीन का प्रोग्राम बताते हैं, जिससे ये नोड्यूल्स छोटे हो जाते हैं और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं जी। अगर ऐसा हो रहा है और आपकी आवाज में फर्क आ रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि आप अपनी आवाज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसीलिए जब आपने अपने आप को वोकल रेस्ट दिया तो वो ठीक हो गया। कुछ लोग हैं जिनमें पॉलिप्स हो जाते हैं, पॉलिप्स नॉर्मली थेरेपी से ठीक नहीं होते, उनके लिए सर्जरी करना पड़ता है जी। और ये वोकल नोड्यूल्स भी अगर बार बार हो रहे हैं या ज्यादा बड़े हो गए हैं तो उनको माइक्रोलैरिंजियल सर्जरी से रिमूव करना पड़ता है। लेकिन एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि सर्जरी के बाद भी आपको वॉइस थेरेपी लेनी पड़ेगी।
आपको अपनी आवाज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वोकल नोड्यूल्स, पॉलिप्स, इनमें टेंडेंसी है दोबारा आने की। तो ये हम इनको सिखाते हैं कि आप जैसे अगर आप राजनेता हैं या टीचर हैं, तो टीचर अगर क्लास में उसके 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब है बड़ा क्लास है। कॉलेजेस में 60, 70, 80 का भी क्लास होता है। तो हम इनकरेज करते हैं उनको कि आप एक पर्सनल माइक यूज कीजिए, बजाय इसके कि आप जोर से बोल रही हैं ताकि लास्ट बेंच वाले को भी आपकी आवाज सुनाई दे। तो आप एक पर्सनल माइक यूज कीजिए। अगर स्कूल कॉलेज नहीं प्रोवाइड करता है, अपने लिए आप खुद खरीद लीजिए। दूसरी बात ये कि अगर आपके 4 पीरियड्स लगातार हैं तो कोशिश कीजिए कि 2 पीरियड के बीच में आपको थोड़ा सा एक ब्रेक है, उसके बाद आप 2 पीरियड्स कर लीजिए। या आपकी 45 मिनट्स की क्लास है तो आप उसमें से 30 मिनट बोलने का काम कीजिए, 15 मिनट उनको रिटर्न वर्क दे दीजिए या उनको पार्टिसिपेशन के लिए बोलिए। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता है कि टीचर अगर ये बोलती है कि चलिए आप पढ़ के सुनाइए, आप बताइए, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। सो आप अपने आप को बीच में थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। और एक और बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, वो है अपने आप को हाइड्रेट करके रखना। मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, 9 से 12 ग्लास मिनिमम है। तो आप अपनी पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखिए, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ग्लास भर के पिए, 2-4 घूंट पी लिए आपने, ठीक। और हमें क्या होता है कि जैसे गला थोड़ा सा खराब हुआ तो हमारी एक नॉर्मल टेंडेंसी रहती है कि हम उसको ऐसे करके साफ करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी को दूसरे को बात ना सुनाई दे तो विस्पर में बात करते हैं, इधर है जो ऐसे। सॉफ्टली बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अच्छा है, बजाय कि ऐसे ऐसे करके बात करना। बिल्कुल। तो विस्परिंग इज इंजूरियस टू योर वोकल कॉर्ड्स। वो नहीं करना है। सॉफ्टली बात कीजिए, कम बात कीजिए, जितना जरूरी है उतना ही बात कीजिए, और लगातार बात मत कीजिए। और बहुत जोर जोर से चीख चिल्ला के नहीं। जैसे किसी को आवाज लगाना है तो बजाय आवाज लगाने के उसके पास जाके बात कर लीजिए, ठीक है ना। और सब लोगों का अपना अपना वॉइस का एक रेंज रहता है, क्योंकि सभी सिंगर्स नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप अपनी रेंज से बाहर जाके कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और अनु जी, क्या ऐसा हो सकता है कि जो पेशेवर आवाज से जुड़े लोग हैं, जैसे नेत्र के लिए एक उम्र के बाद चेकिंग होती है, मतलब जांच करवानी जरूरी होती है, और भी दूसरी कई चीजें हैं, डायबिटीज की बात कर लें, इसी तरह से जो पेशेवर आवाज से जुड़े लोग हैं, क्या वो अपनी आवाज की जांच समय समय पर करवा सकते हैं? देखिए, ऐसा है, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी आवाज में कोई चेंज हुआ है और वो चेंज 3 हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो आपको जरूर जाके एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, और वो आपको स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, जो आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे। और ये एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, मैंने बोला पानी पीना है, चाय कॉफी का सेवन कम कीजिए, बहुत तेज मसाले मत खाइए आपको, क्योंकि क्या है कि ज्यादा मसाले खाने से, और फिर हम लोगों के आजकल प्रोफेशनल्स का ये एक प्रॉब्लम है, हमारा खाने का फिक्स टाइम नहीं है। बिल्कुल जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, कहाँ तो ये कि 5 बजे भी खाना खा रहे हैं, रात को 12 बजे भी खाना खा रहे हैं, तो वो ना होने से पेट में एसिड बनता है, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो एसिड जो है वो रिफ्लक्स के तौर पे ऊपर आता है। तो वो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, उसकी जो फाइन लाइनिंग है, उसको भी खराब करता है। बिल्कुल। तो वो उसको हम GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसलिए आपने देखा होगा जब आप ENT वाले के पास जाए तो वो एंटासिड्स लिख देते हैं, और हम बोलते हैं नहीं, हमको एसिडिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, आप एंटासिड क्यों लिख रहे हैं? उसको दिखाई दे रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये कि अगर मिर्च मसालों का सेवन कम करें, चाय कॉफी कम करें, तंबाकू का सेवन न करें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो रूटीन में अल्कोहल लेते हैं, बहुत लोग हैं जो रूटीन में सिगरेट पीते हैं या तंबाकू खाते हैं, तो इन सब चीजों का असर जो है सबसे पहले आपकी आवाज पे ही दिखाई देगा। अनु जी, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि आवाज की दुनिया में, जैसा आपने बेस वॉइस का जिक्र किया, पतली मोटी आवाज का, तो कई लोग बेस वॉइस बनाने के लिए स्मोकिंग का सहारा लेते हैं। ये कहते हैं कि अगर इस तरह करें तो उनकी वॉइस बेस वॉइस की हो जाएगी, जबकि आवाज तो सबकी अच्छी है, उसमें प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। आप इस चीज को कैसे श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि स्मोकिंग कितना? नहीं, स्मोकिंग इज
वेरी वेरी इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि उससे ना केवल आपकी आवाज, आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े, उनको भी लॉन्ग ड्यूरेशन में जाके बहुत नुकसान होता है। जो फेफड़ों का कैंसर होता है, मुंह के कैंसर हैं, वो सब तंबाकू के सेवन से ही होते हैं। जी, ये भ्रांति है मतलब। जी, तो अगर सिर्फ अपनी आवाज को ऐसे करने, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी। जैसे जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं वो रोज अपना रियाज करते हैं, तो उस रियाज के चलते आप जितना भी अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशंस ला सकते हैं वो कीजिए, लेकिन इन सब चीजों का सहारा बिल्कुल मत लीजिए। और जहां तक योगा, प्राणायाम और ध्यान की बात है, क्या ये भी सहायक हो सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब हम लोग लोम विलोम करते हैं तो हम अपने सांस की आने जाने की गति के ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं। जी। तो हम लोग जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं वॉइस के लिए, वो भी यही है, क्योंकि हम जो आवाज बाहर, जो सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन जो है, उसमें बात करते हैं। जी। तो हम ये बोलते हैं कि आपने जब एक्सरसाइज करनी है तो आपका इनहेलेशन से एक्सहेलेशन डबल होना चाहिए, तो आप ज्यादा देर तक बिना टूटे, बिना सांस के टूटे बात कर पाएंगे। अगर आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सेम है तो आप कम टाइम के लिए बात करेंगे, फिर जब दूसरे को सुनने वाला जो है उसको लगेगा कि आवाज बीच में टूट गई, आपका सांस टूटा और फिर आपने बात किया। जैसे जो सिंगर्स रहते हैं उनके आलाप जो है वो कितना लंबा ले जाते हैं, जी। सभी नहीं ले पाते हैं, तो कुछ लोग कम, कुछ लोग ज्यादा। सो ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जी। और लेकिन इसके लिए बाकी चीज का सहारा नहीं लेना चाहिए। और अनु जी, यहाँ अगर हम उपचार की बात करें तो जैसा आपने जिक्र किया, कभी कभी आवाज एकदम गुम हो जाती है, खो जाती है, तो क्या वो आवाज उपचार से वापस आ सकती है? जी, हम लोग जब थेरेपी देते हैं अफोनिया के लिए तो उसके साथ साथ हम उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं। तो शुरू में तो मैंने जैसे बोला ना कि अगर आपने जो बताया उसको समझ में आया एंड दे आर स्ट्रॉन्ग विल्ड, उनकी आवाज आ जाएगी और उसको वो एक्सरसाइज से मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन अगर उसी तरह का ट्रॉमा दोबारा हो रहा है, तिबारा हो रहा है, सभी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज नहीं होती हैं, जी। तो उनको बार बार हो जाता है, तो उन केसेस में ये डर रहता है कि आवाज परमानेंटली न चली जाए, जी। ये है जब हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलेटेड है, जी। तो इसलिए उसमें एक्सरसाइज या थेरेपी के साथ साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है या नहीं, वो हमें तभी पता लगता है जब हम मरीज से बात करें। जब मरीज को आप में कॉन्फिडेंस होगा तभी वो अपनी सब प्रॉब्लम्स बताएगा कि क्यों होता है, क्या सिचुएशंस हैं जब मुझे ये सब हो जाता है, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या रहते हैं। बिल्कुल। तो हमें उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, फिर उनको बताना है। जी। कुछ ऐसे भी समस्याएं देखने में आती हैं, जैसे किसी को पक्षाघात हुआ, पैरालिटिस अटैक हुआ, तो उस समय भी उनकी जो आवाज है वो चली जाती है, बिल्कुल बोलने में असमर्थता होती है, तो उसके भी उपचार के कुछ उपाय हो सकते हैं? हाँ जी, लेकिन जो ये लकवा या पैरालिसिस बोल रहे हैं उसमें आवाज से ज्यादा इट इज द लैंग्वेज विच इज अफेक्टेड। जी जी जी। जो उनकी भाषा है, जी। कुछ लोग, ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस रीजन में उनको अफेक्ट हुआ है, जी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ आता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल। कुछ बोलते हैं लेकिन इररेलेवेंट बोलते हैं, उनको समझ नहीं आता है, और कुछ दोनों ही नहीं कर सकते, जी, जी। तो उसके डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द लीजन हम उनको करते हैं, लेकिन उनकी थेरेपी रहती है, बट ये आवाज से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जैसे जो हेड इंजरी हुई है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद उसकी आवाज जो थोड़ी सी खराब हो गई है या वो कुछ स्पष्ट भी नहीं बोल रहा है और आवाज भी नहीं, तो डिसार्थ्रोफोनिया उसको बोलते हैं, वो वॉइस रिलेटेड हो सकता है, बट लकवा इज बेसिकली अ लैंग्वेज प्रॉब्लम। बिल्कुल। यहीं पर अनु जी एक और गीत की फरमाइश आपसे हम करना चाहेंगे। जिंदगी एक सफर है सुहाना। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत है, आपकी पसंद का गीत। अपने शिक्षक बातचीत हम कर रहे हैं डॉक्टर अनु नागरकर जी से। बहुत सारी बातें अनु जी आपने की। चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को कि उनकी जो आवाज है या फिर स्वर है वो साफ और स्वच्छ रहे, इसके लिए क्या सुझाव देना चाहिए? देखिए, हमारी जो आवाज है वो भगवान की दी हुई एक बहुत बड़ी देन है, जी। तो हमें इसको संभाल के रखना है। जैसे हम बोलते हैं कि हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना है, हमें अपने कानों का ध्यान रखना है, तो आवाज एक ऐसा जरिया है जिससे हम दूसरों को अपनी बात
बहुत इफेक्टिवली समझा सकते हैं। जी। हम लिख के भी बता सकते हैं, हम रिकॉर्ड करके बताते हैं, हम इशारों से बता सकते हैं, लेकिन जितना सामने वाले के साथ बैठ के बात करके पूरे एक्सप्रेशन के साथ, पूरे अपने एनर्जी के साथ जो हम बात करते हैं, उसका मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी आवाज, चाहे आप वॉइस यूजर प्रोफेशनली हैं या नहीं है, आपकी आवाज का आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत सिंपल हैं। आप पानी ज्यादा पीजिए, चाय कॉफी का सेवन कम कीजिए, और मसालेदार जो वस्तुएं हैं उनका सेवन न कीजिए, और जब जरूरी है तभी बात कीजिए। बीच बीच में अपने आप को, अपनी आवाज को थोड़ा सा रेस्ट जरूर दीजिए। और कभी भी अगर आपको लगे कि आपकी आवाज कुछ सप्ताह से ठीक नहीं हो रही है, तो एक विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। बिल्कुल। अनु जी, आपने आज आवाज की दुनिया के लोगों को आवाज के बारे में, भाषा के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां दी हैं, और हम समझते हैं कि हमारे श्रोताओं को इन जानकारियों से बहुत लाभ होगा, और वो तमाम लोग जो इससे जुड़े हैं उन्हें भी लाभ होगा। आज आप आकाशवाणी आई, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की, अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।